एक लड़का जिसका पूरा परिवार मर चुका था बस एक नॉर्मल स्टूडेंट बनना चाहता था, लेकिन उसे भेज दिया गया एक मिलिट्री स्कूल में जहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट हुए और उसे इमॉर्टल डीमन बना दिया गया। और नंबर जितना बड़ा होगा आप उतने ही पावरफुल होते जाओगे, और अगर आपका नंबर 0 हो गया तो आपका खेल खत्म है समझो। फिर हम मिलते हैं लेक्ट से, एक बेकार क्रीपी लड़का जिसका काम ही है मुश्किलों में पड़ना। एक बार तो एक लड़की के स्कर्ट के नीचे देखने के चक्कर में उसकी जिंदगी भर की धुलाई हो गई थी, उसके तो फ्यूचर जनरेशन भी खत्म हो गए थे। फिर लेक्ट एक ऑडिटोरियम में होता है जहाँ मिलिट्री स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी हो रहा था। उसके साथ ही एक लड़का होता है जिसका आउटफिट ओपनिंग सेरेमनी के लिए काफी अच्छा था। कैप्टन सबसे कहता है कि चाहे जो भी हो जाए ऑर्डर को फॉलो करना है। तभी सेकंड लेफ्टिनेंट फीरा भी आती है जो कि एक इंस्ट्रक्टर भी, और वो कमांड ले लेती है। फिर वो बताती है कि दुनिया एक अजीब सी एंटिटी ऑल थिंग के कंट्रोल में है, जो कि एक गॉड टाइप चीज है, जो कि ऐसी लगती है कि जैसे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में बनी हो। ये एंटिटी एक क्राइसिस के टाइम पर आई थी और इसके पास इतनी एडवांस टेक है कि ये सबके डिसीजन को कंट्रोल करती है, वो भी मेजोरिटी वोट के थ्रू। तो बेसिकली ये गॉड जोसेफ स्टालिन का कजन लगता है या फिर कुछ और। लोगों को लगा था कि ये मिरेकल है, तो उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए, जैसे F-22 जेट, MLRS ट्रक्स, वॉर और न्यूक्लियर वेपन को बैन करना। लेकिन सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था और देश सब बुरी हालत में था। पहले वाले वॉर ने सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और एनवायरनमेंट भी खराब कर दिया था। अब खाने की कमी हो गई थी और दुनिया भर में लोगों को सीनियर सिटीजन गैंग दिख रहे थे। कैप्टन उसे बीच में ही रोकता है क्योंकि उसे लग रहा था कि फीरा सबको डरा रही है। फिर वो सबको बोलता है कि अच्छे सोल्जर बनने की कोशिश करो और रिवॉर्ड के लिए पैसा और खाना मिलेगा, जो कि अगर आप ध्यान दे तो आपके पास है ही नहीं। ये बात सुन के सब चिल फील करते और स्माइल करने लगता है। कैप्टन याद दिलाता है कि हेडमास्टर की बात ध्यान से सुननी है, और फिर वो मेजर स्वरमन को इंट्रोड्यूस करता है जो कि बिल्कुल भी जर्मन नहीं लगते। फिर स्वरमन स्टेज पर आता है और सभी उन्हें सैल्यूट करते हैं, पर सीरियस स्पीच देने के बजाय वो एक फेरी टेल पढ़ने लगते हैं। सभी इससे शॉक हो जाते हैं और एक लड़की और 2 लड़के क्राउड में हंसना स्टार्ट कर देते हैं। स्वरमन उन्हें चुप रहने भी बोलते हैं, पर वो और भी ज्यादा जोर से हंसने लगते हैं। तभी कैप्टन उनके पास आता है और सीधा उस लड़की को 9mm का गिफ्ट दे देता है। फिर कैप्टन कहता है कि स्वरमन ने बोला था कि चुप रहो वरना वैसे ही शांत करा दिए जाओगे जैसे ये लड़की अभी है। फिर वो बोलता है कि एक अच्छा सोल्जर हमेशा कमांड फॉलो करता है, उन दोनों लड़कों को भी हेल्प भेज देता है। फिर वहाँ भगदड़ मच जाती है, सभी भागने की कोशिश करते हैं लेकिन गेट लॉक होता है। सभी चिल्लाते हैं लेकिन कैप्टन हवा में गोली चला के सबको शांत कराता है। फिर वो सभी को वार्निंग देता है कि जो भी भागने की कोशिश करेगा उनके साथ भी वही होगा जो 1942 में रशियन सोल्जर्स के साथ हुआ था। जैसे वो गोली चलाने वाला होता है, लिफ्ट वहाँ आता है और एक लकड़ी उठा के स्वरमन के गले पे रख देता है। कैप्टन को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन लिफ्ट सीरियस था। वो स्टिक को ऐसे प्रेस करता है जैसे कि वो कोई नाइफ हो। इस पे स्वरमन बोलता है कि सीरियस हो जाओ और लिक को प्रॉपर्ली नेक तोड़ने का तरीका सिखाता है और तो और हाथ पकड़ कर डेमो भी देता है, और कहता है कि अगर टेक्निक सही से अप्लाई की जाए तो एक एवरेज वुमेन भी किसी को मार सकती है। इसके बाद लिफ्ट पूछता है आप सीरियसली चाहते हो कि मैं आपकी गर्दन तोड़ दूं? इस पे स्वरमन रिप्लाई करता है कि वॉर जीतने का बेस्ट तरीका यही है कि मैं जिंदा ना रहूं। अगर तुम सक्सीड हुए तो किसी को भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हेजिटेट किया तो ये सभी मारे जाएंगे। और इनके चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि ये तो इन सब के लिए बने ही नहीं है। फिर हेडमास्टर बोलता है कि लिफ्ट अब तुम ही डिसाइड करो, लेकिन स्टिक को और टाइट पकड़ता है और स्वरमन स्माइल करता है, लेकिन लिफ्ट पीछे हट जाता है। इस पे स्वरमन बोलता है कि तुम सच में मुझे नहीं मारना चाहता और वार्न करता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो सब मारे जाएंगे। पर लिफ्ट आगे आता है और बोलता है मुझे मार दो, और कुछ मोरालिटी टाइप का लेक्चर देता है जो शायद वो बाद में खुद ही भूल जाए। स्वरमन खड़ा होता है और लिफ्ट की बात मान लेता है और एक डार्क ऑरा रिलीज करता है जिससे पूरी ऑडियंस डर जाती है। लेकिन लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं डरता, सीधा स्वरमन की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। स्वरमन इस बात से सरप्राइज था कि लिफ्ट उससे नहीं डरता। तभी फिरेंट बीच में आके उन्हें शांत कराती है और ब्रेक लेने के लिए कहती है, और अचानक जो बच्चे मारे गए थे वो उठ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो पेंट्स बुलेट्स थी। इसके बाद कैप्टन अपनी गन लौटाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कैप्टन एलन के तौर पे, जो कि उनका इंस्ट्रक्टर है, और वो बैटल में रूल्स फॉलो करने की इंपॉर्टेंस बताता है जिससे आप जिंदा बच सकते हो। और जो पहले पैनिक होकर रोने लगता है वो सबसे पहले खत्म होता है। फीरा अनाउंस करती है कि ओपनिंग सेरेमनी खत्म हुई। इधर स्वरमन कैप्टन को बताया था कि उसे लिफ्ट पसंद आया, लेकिन कैप्टन को तो समुराई बॉय ताकाकाजू ज्यादा ताकतवर लगा। जिसपे स्वरमन समझाता है कि लिफ्ट तब आगे आया जब एलन ने अपनी गन उठाई थी, लेकिन ताकाकाजू गोली चलाने के बाद सामने आया था। तो एलन कहता है इसका मतलब लिफ्ट को लीडर होना चाहिए, लेकिन स्वरमन जानता था कि लिफ्ट के पास पोटेंशियल है, इसलिए वो उसे कैंडिडेट बनाकर देखना चाहता था कि वो कितने आगे तक जा सकता है। स्कूल का पहला दिन शुरू होता है हेडमास्टर स्वरमन के साथ। वो सबसे पहले स्कूल के रूल्स बताता है जिसमें एक चीज होती है स्टार सिस्टम, और ये सिस्टम ऑलमोस्ट स्पाइक्स फैमिली के स्टाइल स्टार का कॉपी होता है। हर स्टूडेंट को 2 स्टार मिलता है और अगर कोई 10 स्टार कलेक्ट कर लेता है तो वो ऑफिशियली मिलिट्री ज्वाइन कर सकता है, और उनके परिवार को गोल्ड बार, फ्रेश फूड के बॉक्सेस और एल्डर स्कूल के गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। लेकिन अगर किसी का स्टार काउंट 0 हो जाए तो उसे तुरंत अनफिट कहकर निकाल दिया जाता है और सीधा भेज दिया जाता है लेबर कैंप। जब स्टूडेंट पूछते हैं कि और स्टार कैसे कमाए जाते हैं तो स्वरमन बताता है कि अगर तुम एक्टिविटी में अच्छा करोगे तो तुम्हें स्टार्स मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी चाहिए तो तुम्हें दूसरे स्टूडेंट से छीनने पड़ेंगे किसी भी तरीके से। बेसिकली ये बैटल रॉयल और स्पाइक्स फैमिली का कॉम्बो है। पर वायलेंस के लिए भी रूल्स है, दोनों पार्टी को पहले से एग्री करना होगा स्टार वेगर करने के लिए। जितने स्टार्स वेगर होंगे उतने ही जीतने वाला ले जा सकता है।
सकता है, इसे स्टार स्टेक कहा जाता है। सभी को स्टार्स मिलते हैं, लेकिन जब लिक की बारी आती है तो स्वरमन कहता है कि तुम्हारे लिए कोई स्टार नहीं है। लिक शॉक हो जाता है। फिर स्वरमन बताता है कि लिक एक स्पेशल कोर्स में उसे 3 दिन के अंदर किसी और से स्टार छीनना होगा, वरना वो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्लास के बाद लिक के दोस्त टेंशन में होते हैं, लेकिन लिक उन्हें काम करता है और कहता है मुझे स्टार चुराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ तकाशी को बाहर निकालने आया हूँ। तब ताकाकाजु रिवील करता है कि उसकी दादी ने लिक को यहाँ भेजा है और लिक इस बात से अग्री करता है और कहता है मैं दादी के कहने को ना नहीं कह सकता, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। कहता है चलो साथ में घर चलते हैं, लेकिन ताकाकाजु नहीं मानता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा किलर नहीं बन सकता, दादी भी तुमसे डरती है। और लिक ये कभी नहीं समझ पाएगा कि ताकाकाजु सोल्जर क्यों बनना चाहता है। दूसरी तरफ एलन स्वरमन से पूछता है कि लिक को स्पेशल कोर्स में क्यों डाला है। स्वरमन कहता है कि मुझे देखना था कि लिक प्रेशर में कैसा परफॉर्म करता है और क्या वो हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएगा। अब तीसरा दिन आ गया था और लिक ने एक भी स्टार नहीं जीता था। क्लास में टेंशन में होते तभी एक स्टूडेंट भाग कर आता और कहता है कि सबके लॉकर तोड़ दिए गए हैं और स्टार्स भी चुरा लिए गए। सबने लॉकर में अपने स्टार को छुपा कर रखा था ताकि चोरी ना हो। तभी कोनो चिल्लाता है कि ये लिक का काम होगा, मुझे उस पर शक है और शायद वही चोर हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि लिक ने उनके स्टार को नहीं चुराया होगा। सब कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये किसने किया। ताकाकाजु तुरंत भागता और देखता है कि सोनाहारा को एक लड़का बालों से घसीट रहा होता है और उसका नाम डी होता है। सोनाहारा रोती है और उससे अपना स्टार वापस मांगती है और जब सभी स्टूडेंट वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि डी के पास ऑलरेडी 10 स्टार्स है, जिसपे ताकाकाजु पूछता है क्या तुमने उससे जबरदस्ती ये स्टार्स लिए हैं। डी उसके बाद छोड़ देता और कहता है कि क्या उसने मुझे खुद से ये दिए थे। सोनाहारा अपनी सेफ्टी के लिए झूठ बोलते कि हाँ मैंने खुद ही दिए थे। ग्रुप डी पर शक करता है और कहता है कि वो लॉकर तोड़ के स्टार चुरा सकता है, लेकिन डी कॉन्फिडेंटली चैलेंज करता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है और क्या तुमने अपने स्टार पर नाम लिखा था। सब चुप हो जाते क्योंकि उसके बाद में दम तो था, लेकिन वो दिखता था बिल्कुल क्रिमिनल जैसा। ताकाकाजु कहता है इतना काफी है, पर डी कहता है कि मैं तुम्हारे स्टार्स भी लूंगा। एक लड़की चिल्लाती है कि तुम कितने लालची हो, पर ताकाकाजु पूछता है मैं तुम्हें अपने स्टार क्यों दूं। तब डी रिवील करता है कि मेरी दादी की सेफ्टी के लिए। उसकी दादी एक डोजो चलाती है जो डी के पेरेंट्स के किराए पर है और अगर उसने स्टार्स नहीं दिए तो उसकी दादी को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर ताकाकाजु अपने स्टार दे देता है। लड़कियां पूछती है तुमने ये क्यों किया। वो कहता है कि दादी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। पूरा क्लास मिलकर अपने स्टार शेयर करता है। एक लड़की लिक को अपना स्टार देना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि ये उसे दो जिसे इसकी जरूरत हो। उसे समझ नहीं आता कि सब सोल्जर बनने के लिए इतने डेस्परेट क्यों है। और ताकाकाजु भी स्टार लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद से तरीका ढूंढ लूंगा स्टार कमाने का। लेकिन 5 दिन बीत गए थे और उसके पास एक भी स्टार नहीं होता। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और लिक उसे कंसोल करता है और कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कभी नहीं चाहिए था कि तुम एक सोल्जर बनो। पर तब ताकाकाजु रिवील करता है कि उसकी दादी अपने खाने का राशन छोड़कर उसे खिला रही है। इसकी वजह से वो रोज कमजोर होती जा रही है। ताकाकाजु ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खाने से इनकार करती है। ताकाकाजु सोल्जर बनने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है अगर वो नहीं खाए तो मैं अपना क्लॉक 19 निकाल दूंगा। फिर 6 स्टूडेंट जिनके पास 10 स्टार हो चुके थे उन्हें मेन गेट पर बुलाया जाता है। डी कॉन्फिडेंटली वहाँ जाता है और उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन लिक उसका रास्ता रोक देता है और कहता है ताकाकाजु के स्टार वापस दो, जिससे डी गुस्सा हो जाता है और एक पंच मार के लिक को वॉल पे उड़ा देता है। फिर डी गेट की तरफ बढ़ता है। गेट पे स्वरमन कहता है अपने स्टार दिखाओ। डी कहता है मेरे पास 12 स्टार है, लेकिन जब वो दिखाता है तो स्टार हवा में उड़ जाता है और फ्रॉग बन जाता है। इससे सभी शॉक हो जाता है। तभी लिक वापस आता है अपने मुंह में असली स्टार लेकर। उसने स्टार को बदल दिया था और डी इससे गुस्सा हो जाता है, लेकिन सब स्टूडेंट सेलिब्रेट करते हैं। डी का प्लान फेल हो गया था। स्वरमन उससे कहता है वापस क्लास में जाओ, तुम ग्रेजुएट नहीं कर रहे। सभी को अपने स्टार वापस मिल जाता है और लिक के पास अब 2 स्टार हो जाते हैं, जो कि उसे ऐसे ट्री एलोकेशन नाम के ट्रिक से मिली थी। लिक ताकाकाजु से कहता है मैं तुम्हारे साथ यही स्कूल में रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि तुम ग्रेजुएट करो, जिससे ताकाकाजु कंफ्यूज होता है। तब लिक अपना प्लान बताता है कि जब तक वो स्कूल में रहेंगे उनका परिवार ज्यादा फूड राशन पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि सब सोल्जर बनने से पहले एक बार सोचे। कुछ दिन बीत जाता है और क्लास एक जंगल कैंप आउट पे होती है। लिक लड़कियों को छुप कर देख रहा था और सरप्राइज होता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक लड़की कहती है कि जब वो सोल्जर बन जाएगा तो उसे इतनी आजादी नहीं मिलेगी। फिर आयोनेस उसे अपना डबल बैरल शॉटगन दिखाती है, पर लिक उसे इग्नोर कर देता है। वो उसे अपना जैकेट देकर आगे बढ़ जाता है और सभी कंफ्यूज हो जाता है। फिर लिक पूछता है क्या तुम लोग सच में सोल्जर बनना चाहते हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें लोगों को मारना पड़ेगा। जिस पे आयोनेस कहती है अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो मैं उन्हें कभी नहीं मारती, लेकिन हमारे पास वो चॉइस है ही नहीं। तब स्वरमन आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग एक ऐसी आर्मी बनाना चाहते हो जो बैटलफील्ड पे मारना ना चाहे, जैसे कि एक मेडिक या फिर एक रिकॉन। लिक सोचता है क्या ये पॉसिबल है और हेडमास्टर स्वरमन कहता है कि अगर तुम लोग अपने दुश्मनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए तो ये पॉसिबल है। वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम सबको एक ऐसी आर्मी बनाने में हेल्प करूंगा जो किसी को ना मारे। आयोनेस रो पड़ती है और पूरी क्लास खुश हो जाती है। हम एक ऐसी आर्मी बनेंगे जो कभी नहीं मारेगी। लेकिन बाद में स्वरमन एक सीक्रेट लैब में चला जाता है जो कि उसके लाइब्रेरी के पीछे छुपा हुआ था। वहाँ फिर उसे बताती कि वो लोग वोटिंग एबिलिटी कॉपी नहीं कर पाए, लेकिन अर्थिंग से उन्हें नई पावर मिल गई है। फिर स्वरमन एलन से वॉर के बारे में पूछता है और एलन बताता है कि अब वॉर नहीं रुक सकती, हर नेशन इसकी तैयारी कर रही है। इस पे डेविड बोलता है कि अर्थिंग को बस न्यूक में नहीं बल्कि पूरे वॉर में बैन कर देना चाहिए था। स्वरमन डेविड से पूछता है क्या तुम्हें उन लोगों का पता है जो अर्थिंग के बारे में जानते हैं। डेविड बताता है हाँ सबको ढूंढ लिया गया, जरूरत पड़ी तो उन्हें हटा भी दूंगा। स्वरमन उसकी बात से अग्री करता है। डेविड याद दिलाता है कि तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, मैं अपनी जान रिस्क पे डाल रहा हूँ।
एलन उसे एश्योर करता है कि तुम्हारा जेनेटिक डाटा सेफ है, जब क्लोनिंग टेक रेडी होगी तो हम तुम्हें रिवाइव कर देंगे। इसके बाद सरमन फीरा से प्रोजेक्ट एस की अपडेट पूछता है, जिसपे फीरा कहती है लैब रैट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था, पर एक दिक्कत है। एक रैट ने अपने दोस्तों को दांतों से मार डाला और उसमें वायलेंट टेंडेंसी आ गई थी। सरमन शॉक में पूछता है ऐसा क्यों हुआ। फीरा कहती है शायद उनके दिमाग छोटे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिसपे वो एक आइडिया देती है कि हम इसे ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सरमन इसके लिए साफ मना कर देता है, स्पेशली बच्चों पर कभी नहीं, जैसा पिछली बार हुआ था। फिर वो उसे एक बैलेट लाने के लिए कहता है और उसे रैट को दे देता है, लेकिन फीरा इससे सहमत नहीं थी। रैट उस बैलेट पर बैठ जाता है और उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। वो ऑलमोस्ट सरमन पर अटैक करने ही वाला था, पर सरमन उसे फ्रीज कर देता है। वो कहता है कि बच्चे चाहते हैं कि एक ऐसी आर्मी बने जो किसी को मारे नहीं, इसलिए रिसर्च जल्दी से कंप्लीट करो, उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास ट्रेनिंग कंप्लीट करती है और सब पूरी तरह से थक जाते हैं। कैप्टन एलन उन्हें डांटता है कि तुम लोग इतनी जल्दी थक जाते हो। सरमन आता है और कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम लोग अपने लिमिट को पुश कर रहे हो और अब तुम्हारी रियल ट्रेनिंग शुरू होगी। वो सबको उनके लिए कस्टम वेपन्स देता है, स्वॉर्ड और एक्सेस। एक लड़की पूछती है आप सबको AR-15 क्यों नहीं दे रहे। इसमें सरमन बताता है कि जंग मॉडर्न वेपन से शुरू होगी, लेकिन एंड क्लोज कॉम्बैट से ही होगा, इसलिए जो हाथ से स्ट्रॉन्ग होगा वही जीत पाएगा। वापस लैब में सरमन फिर से फीरा से बात करता है और कहता है कि काश ये वॉर नहीं होती, पहले के वॉर रिसोर्सेज के लिए होती और ये तो ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए है। और साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं बच्चों को इस वॉर से बचाना चाहता हूँ। फीरा फिर से प्रोजेक्ट एस के ह्यूमन ट्रायल्स की बात उठाती है। सरमन पूरा रूम फ्रीज कर देता है और कहता है कि बच्चों पर एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, जिसपे फीरा मान जाती है, पर उसके एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कह रहे थे। तभी एक बैड न्यूज आती है कि डेविड मारा गया है। सरमन एलन को बताता है कि सबसे बड़ी दिक्कत डेविड का फाइनल मैसेज है। वो मैसेज को प्ले करता है और डेविड कहता है सबको धोखा दिया गया है, और सभी शौक में होते कि क्या डाटा लीक हो गया है। इस पे फीरा कहती है हो सकता है प्लान का डाटा लीक हो गया हो, हमें प्रोजेक्ट एस पर शिफ्ट करना चाहिए। इससे सरमन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तुम सिर्फ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो। वो उसके अराउंड आइस बनाता है, पर फीरा को इससे कुछ नहीं होता, और वो रिवील करती है कि तुम्हारे जीन्स की वजह से ये रैट्स वायलेंट हुए थे। इससे सरमन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फीरा इंसिस्ट करती है या तो ह्यूमन ट्रायल करो या प्रोजेक्ट बंद कर दो। इसके बाद DNA टेस्टिंग में एक कैंडिडेट मिलता है जिसका हाई सक्सेस चांस होता है। इसके बाद सरमन ऑफिस में लिक को गले लगाता है और उसे अपना पूरा प्लान बताता है। लिक कहता है अगर इससे सबकी सेफ्टी होती और हम एक नॉन किलिंग आर्मी बना सकते तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। क्लास के स्टूडेंट उसके लिए वरिड होते कि सिर्फ लिक ही सर्जरी क्यों करवा रहा है। ताकाकाजु फीरा से कहता है हम हर बार जेनेरिक एनिमी के एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं बनना चाहते जहाँ हीरो सिर्फ एक ब्लैक हेयर टीनेजर होता है। लेकिन फिर भी फीरा एक्सप्लेन करती है कि ये सर्जरी तुम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है। वो कहते कि अभी तक स्टूडेंट प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं बने हैं, इसलिए हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि स्पेशल हो, और बिना किसी रीजन के वो इंसान लिक्ड ही होता है। ये सुनकर क्लास दुखी हो जाती है, पर लिक मुस्कुरा कर कहता है कि मैं सबके लिए रिस्क लेना चाहता हूँ, चाहे मैं सबसे बड़ा इडियट ही क्यों ना हूँ। फिर हम ऑपरेशन रूम का सीन देखते हैं। लिक और सरमन दोनों बेड पर लेटे होते हैं और सरमन का ब्लड लिक में ट्रांसफ्यूज होता है। इसके बाद सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और ताकाशी और बाकी स्टूडेंट्स टेंशन में वेट कर रहे होते हैं। तभी स्टूडेंट्स बाहर खेल रहे होते हैं जब हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से आता है। एलन को पहले लगता है कि शायद जॉइंट फोर्सेस की चॉपर है, लेकिन फिर उसे डेविड की वार्निंग याद आती है। एलन जल्दी से चेक करने जाता है और तुरंत समझ आता है कि किसी ने हमला किया और वो सबको इवैक्यूएट करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर मिसाइल छोड़ देता है और स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो जाती है, जिससे कुछ स्टूडेंट तो वहीं पर दम तोड़ देते हैं और सोल्जर्स अंदर घुस जाते हैं मेन बॉडी को ढूंढने के लिए। कुछ लड़कियां बचा लेती है, पर एनिमी सर्जन कहता है कि नो सर्वाइवर्स, और फिर सभी माकाराव एयरपोर्ट सीन चालू कर देते हैं। और इधर ऑपरेशन रूम में सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। एलन गन रेडी कर रहा होता है सोल्जर से लड़ने के लिए। सोनाहारा लगभग सूट हो गई थी, पर डी उसे बचा लेता है और वो सोल्जर को नॉकआउट कर देता है। वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो लिक को उसे बचाने के लिए चिल्लाती है। डी उसे उठाता है और गन उठाकर सोल्जर पर फायर कर देता है। तभी सोल्जर आयनस और लड़कियों को मारने वाला थे कि चॉक बैग फेंक कर वो एक स्मोक की स्क्रीन बना देते हैं। और ताकाकाजु इस मौके का फायदा उठाकर सोल्जर्स पर जंप करते हैं और सबको बचा लेते हैं। सर्वाइवर एक क्लासरूम में छुप जाता है और कंफ्यूज होता है। वॉर तो मार्च में ही होने वाली थी, फिर अभी क्यों। जिसके बाद एलन के पास फीरा का मैसेज आता है। फीरा ने उसमें कहा था कि एक रीवोट हुआ था। वो एक्सप्लेन करती है कि एल्थिंग में 7 बैलेट वोट्स हुए थे और बाकी दुनिया के पास सिर्फ 4। उन्होंने हमसे छुपकर सितंबर में वॉर का वोट एडवांस कर लिया और हमें धोखे में रखा। एलन गुस्से में पूछता है क्या तुम्हें इन सबसे मजा आ रहा है। फीरा डिनाई करती है, पर उसे क्लियरली एक्साइटमेंट हो रही थी। फिर उसे वार्निंग देती है कि पावर सप्लाई कट हो गया, अगर रिस्टोर नहीं हुआ तो लिक मारा जाएगा और जेनेटिक इंजेक्शन रुक नहीं सकता क्योंकि मैनुअल स्टॉप नहीं है। और साथ ही लिक का बॉडी लिमिट क्रॉस कर रहा था और कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। बैकअप पावर ऑन करना होगा वरना लिक नहीं बचेगा। एलन को पता चलता है कि सोल्जर्स ने पावर सिस्टम पर कंट्रोल ले लिया है। वो कहता है कि हमें वॉलंटियर चाहिए, रिस्क खाइए, और वो वापस नहीं आ सकते। पूरा क्लास एक साथ चिल्लाता है कि हम सब भी चाहेंगे लिक के लिए, और सभी ऐसे ही चल पड़ते बिना कोई स्टेल्थ के। जिसके बाद एलन एक सोल्जर को शूट करता है और ताकाकाजु दूसरे स्टॉर्म ट्रूपर को फिनिश करता है। वो सभी बाहर निकलते हैं, पर और सोल्जर्स उन पे फायर शुरू कर देते हैं। एलन रैपिड फायर से सोल्जर्स को गिरा देता है और कहता है मैं आगे जाता, तुम लोग बैकअप दो। वो पावर
साइड तक पहुंच जाता है और एलन 2 सोल्जर को गोली मारकर एडवांस करता है। तभी एक बंदा आरपीजी से बिल्डिंग पर फायर करता है और एलन इंजर्ड हो जाता है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि अच्छा है मैंने बच्चों को मरते हुए नहीं देखा। फिर एनिमी सर्जन हीना और रायन उसको पकड़ लेता और पूछता है कि बताओ मेन बॉडी कहाँ है, वॉर खत्म कर दो। हीना चुप रहती है, वो रेडी होती है मरने के लिए पर कुछ नहीं बोलती। तभी लाइट बॉल से स्काई में उड़ रही होती है। इधर ऑपरेशन रूम में लिक का हार्ट मॉनिटर 0 दिखाता है, वो डेथ के एज पर होता है। तभी पावर रिस्टोर हो जाता है और मॉनिटर बीप करता है। लिक अपने आंखें खोलता है और अब उसके व्हाइट हेयर हो जाता है। तभी सरमन उससे पूछता है कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो। फिर लिक फीरा से कहता है कि मुझे एक आइटम चाहिए, पर फीरा इसके लिए मना करती है और कहती है कि अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, ऑपरेशन ने तुम्हारे बॉडी पे बहुत ही स्ट्रेस डाला है। लेकिन सरमन कहता है कि मैं वो आइटम उसे खुद से ही दूंगा और जल्दी करने कहता है क्योंकि बच्चे खतरे में होते हैं। फीरा एक हिडन पैनल खोलती है और एक स्वॉर्ड सामने आता है। सरमन एक्सप्लेन करता है ये एक पैलेस स्वॉर्ड है, ये लिक के पावर को एम्पलीफाई करेगा, पर ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक लिक इसमें अपना काउंट और ओथ इनग्रेव नहीं करता। इसका प्रोसेस काफी सिंपल है, बस सोचना एक ऑथ और कहना ऑथेंटिकेट काउंट। जैसे कि किल स्ट्रीक काउंटर होता है, तभी ये स्वॉर्ड लिक को अपना मास्टर मानेगा। तभी स्कूल के बाहर कुछ रंबल होता है, लेकिन अचानक से सब कुछ रुक जाता है, जिससे सोल्जर कंफ्यूज होता है। तभी एक रेड फ्लैश उनके पीछे से वॉल में क्रैश करता है। सर्जन लिक को देखते उसका नाम चिल्लाता है और उसे शूट करने के लिए कहता है, पर बुलेट उस तक नहीं पहुंच रही थी। लिक को सरमन के वर्ड्स याद आता है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। उसे लगता है कि वो न्यू है और सिल्वर सफर भी। इससे हर चीज फ्रीज हो जाती है। लिक धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, बुलेट को फ्लिक कर देता है जैसे कि वो कोई पेपर हो, और अपने फ्रेंड के डेड बॉडी को देखकर उसे गुस्सा आता है। वो एनिमी चॉपर को डिस्ट्रॉय करता है। अब तक बाकी सोल्जर्स की बुलेट खत्म हो जाती है। सर्जन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि तुम मार क्यों नहीं रहे, और डैगर निकालकर लिक को फेस करता है। लिक कहता है कि हम पंच और किक आर्मी, और लिक इजीली उसे हरा देता है। जिसके बाद लिक डिसाइड करता है कि हम वॉर और किलिंग खत्म करेंगे, भले ये मुश्किल होगा लेकिन साथ में ये सब आसान हो जाएगा। आयोनिस लिक को गले लगाती है और सब लड़कियां लिक पे फिदा हो जाती है, यहाँ तक कि लड़के भी। वो सभी सर्जेंट और उसके आदमी को देखकर हंस रहे होते। तभी रिवील होता है कि उनकी बॉडी में एक्सप्लोजिव लगे हुए हैं। पर इससे पहले कि सर्जेंट डिटोनेटर का बटन प्रेस करता, लिक फ्लैश की स्पीड में आके वो छीन के तोड़ देता है। तो सर्जेंट कहता है कि दुनिया बहुत ही बुरी है, या तो तुम मरोगे या फिर हम। वो अपना काउंटडाउन स्टार्ट करता है। लिक रिक्वेस्ट भी करता है कि वो रुक जाए, पर सर्जेंट कहता है ये डेथ ऑनरेबल है और फैमिली के लिए भी बेनिफिशियल है। और काउंटडाउन 5 पर पहुंचने पर लिक को याद आता है कि उनका प्रॉमिस था कि हम कभी किसी को नहीं मारेंगे। 1 के आसपास ताकाजू चिल्लाता है मूव और चार्ज करता है, पर लिक उसके स्वॉर्ड गिरा देता है और एक ही स्ट्राइक में सर्जेंट और उसके मैन का सर काट देता है। इससे सभी शॉक हो जाते हैं। मरने से पहले सर्जेंट कहता है तुम्हारे इमोशन के साथ मैं खेल रहा था और न्यूक वैसे भी फेक था। पर वो लिक की ब्रेवरी को एडमायर करता है। जहाँ लिक के फ्रेंड उसके लिए वरिड होते, पर वो यूजुअल से रिसल बन जाता और कहता है कि मेरे हाथ में ब्लड लग गया, मैं इसे धोकर आ रहा हूँ। वो उल्टियां कर रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया। उसे एहसास होता है कि डी सही कह रहा था, वॉर तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम किसी को मारते नहीं। लिक को समझ आता है कि उसने उनका प्रॉमिस तोड़ा, पर वो डिसाइड करता है कि ठीक है अगर किसी को मरना होगा तो मैं उन्हें मारूंगा, जिससे बाकी सभी सेफ रहेंगे। लिक वापस आता है और सैड होता है, पर प्रॉमिस करता है कि वॉर जल्दी खत्म करेंगे। सब उसकी बात से अग्री करते हैं और पीस को सेलिब्रेट करते हैं। पर लिक डिसाइड कर लेता है कि मेरी क्लास कभी किसी को नहीं मारेगी, सिर्फ मैं, क्योंकि अब मैं किलिंग को एंजॉय करता हूँ। मैं उन्हें वो पेन फील नहीं करने दूंगा जो मैंने किया। और उस दिन पूरी दुनिया में वॉर स्टार्ट हो जाती है। ग्लोबल पॉपुलेशन कंट्रोल एक मास लेवल प्लान था। लिक वॉर में जाता है, पर जब वो वापस आता है तो उस दिन उसने 337 लोगों को मारा था। और तो और उसने प्रेडेटर मिस एबिलिटी को मल्टीपल टाइम अनलॉक किया था। उस आवर में खुद से ही डिस्गस्ट फील कर रहा था। तभी एक छोटी नन्ही लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या आप ठीक हो, जिस पे लिक मुस्कुरा देता है। वो अब सेकंड एस बन गया था और सरमन का किलर इम्पल्सिव उस पर हावी हो गया था, जिससे उसने 10,000 लोगों को मार डाला। और उसी वक्त से वो बिना मारे नहीं रह पाता। जबकि लड़की अभी उसे चीयर अप करने के लिए आती है, लेकिन वो कहता है कि किसी को भी मत मारना और वहाँ से चला जाता है। उन्हें एहसास होता है कि लिक अब पहले जैसा नहीं है, जिससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है।